नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और वर्तमान में बीएचयू यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र के प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, आर्यन त्रिपाठी जी। और जो राजनीतिक मंचों से इस समय गालियों का प्रसारण चल रहा है, उस संदर्भ में आज एक प्रकांड विद्वान द्वारा आपको जानने का, समझने का अवसर प्राप्त होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। जो लोग अपने घरों से 10-10 घंटे, 12-12 घंटे का समय बर्बाद करके बड़े नेताओं को सुनने जाते हैं, वहां मंच से वह गाली सुन के आते हैं, उनकी मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ता है। वह युवा नेता जो कि अपने से बड़े नेता से सीखने के लिए मंच तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आदरणीय तिवारी जी, मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो देखिए आप कहीं से भी लोग मंच से अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। जहां तक व्यक्तिगत रूप से कहने और सुनने का संदर्भ था, वहां तक तो सही था, पर अभी माँ के लिए भी अभद्र टिप्पणियां होनी शुरू हो गई हैं, बहन के लिए अभद्र टिप्पणियां होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा मंचों से हो क्यों रहा है? क्या राजनेता मुद्दा विहीन हो गए हैं? ऐसा क्या रह गया है? देखिए, मूल तौर पर अगर हम आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो इसका दो उत्तर है। एक तो उत्तर है कि आज के नेताओं की मूल प्रवृत्ति क्या है, यानी उनके सामाजिक संस्कार कैसे रहे, उनके अंदर सद्वृत्ति कैसी रही, उनका परिवार कैसे रहा और किस प्रकार के सामाजिकरण की पृष्ठभूमि से वो बाहर निकले हैं। जी जी। इसके पीछे जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर उचित सामाजिकरण जिसका समय से नहीं हुआ, जिसका अच्छा परिवेश नहीं मिला, जो एकांत में रहा, जो संयुक्त परिवार में नहीं रहा, तो कहीं न कहीं वो बदजुबान होता चला जाता है। और जब वह मंच पर पा जाता है, किसी प्रकार की पद और प्रस्थिति भी पा जाता है या ऐसा अवसर पा जाता है, तो अपने आप उसके अंदर वो भाव आ ही जाता है और वह निश्चित रूप से एक प्रकार से उसके मुंह से वो अनायास निकल जाता है, क्योंकि उसके हैबिट और हैबिटेट में आ गया है। जी जी। हाँ, नहीं तो जैसे कि एकांकी व्यक्ति तो राजनेता भी नहीं बन सकता, तो पर जो अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बिहार का एक उदाहरण देना चाहूंगा। वर्तमान में नहीं, लगभग 3 महीने पहले कुछ पत्रकारगण इकट्ठा थे। एक नेता का नाम मैं नहीं लूंगा, पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पत्रकारों के सूत्र को मूत्र समझता हूं। पर वो तो बहुत बड़े परिवार से हैं, सम्मिलित परिवार से रहे हैं। और उसके बाद जो है कि दूसरा यह रहा है कि वह एकांकी भी नहीं है, समाज में निकलना नेताओं का काम होता है। देखिए, मैं फिर उसका एक पक्ष आपने, व्यक्ति की निरंकुशता बढ़ जाए, परिवार बड़ा हो, संस्कार बड़ा हो, लेकिन अगर व्यक्ति ही निरंकुश हो जाए तो फिर उस पर कंट्रोल नहीं रहता। वो चाहे जो भी रहे हो, उनके अंदर एक निरंकुश भाव आ जाता है, क्योंकि शक्ति, सत्ता, ये दोनों व्यक्ति को निरंकुश बना देती है। तो उसमें अहमवादी विचार आ जाता है। जब अहमवादी विचार आ जाता है तो उसी के अनुसार वो अपना आचरण करने लगता है। मूलतः नेताओं के इस आचरण का युग धर्म 1 दशक से शुरू हुआ है। ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोई एक सामाजिक माहौल नहीं था। कोई नेता अगर किसी प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग करता था तो उसकी पार्टी के उससे वरिष्ठ नेता उसे तत्काल रोकते थे, क्षमा याचना मांगी जाती थी और पार्टी और बड़े नेता स्वयं महसूस करते थे कि यह गलती हुई। परंतु आज के टीआरपी के इस दौर में, आज के इस प्रतियोगिता के दौर में, जहां पार्टियां केवल अपने को साबित करना चाहती हैं और मीडिया में चर्चित होना चाहती हैं, मूल मुद्दों से भटक गई हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुतायत कर रही हैं। तो जैसा एक आप जो है लोक सेवा आयोग के मेंबर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आईएएस आईपीएस आपके यहाँ से होके गुजरते हैं। तो मैं एक चीज यह जानना चाह रहा था कि मंचों से गालियां होती हैं, उसे राजनेता भुनाते हैं। अगर मैंने आपको गाली दे दिया तो आप मंच से जाके रोना, बिलखना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, ऐसा तो करते हैं, पर कोई किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करता। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो नेताओं की कारीगरी और बाजीगरी है। इसलिए एफआईआर नहीं करना चाहते कि जब वो एफआईआर कर देंगे तो उन्हें प्रमाण देना पड़ेगा, उन्हें तमाम प्रकार के सत्य को साबित करने के लिए सबूत देना पड़ेगा। अगर वह सही उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाए तो उसको क्षतिपूर्ति भी उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए वो संवैधानिक उपबंधों से बचते हैं। उनका मूल उद्देश्य किसी को न्यायालय में ले जाना नहीं, बल्कि तात्कालिक लाभ से जनमत को अपने पक्ष में तैयार करने का होता है। तो सोचते हैं कि जब तक न्यायालय में मामला जाएगा बहुत समय लगेगा, इसी बीच क्यों ना प्रतिकार करके, अगर गाली दिया तो दूसरा प्रतिकार करता है और दूसरा उससे क्षमा मांगता है, क्यों ना इस मुद्दे को तत्काल भुनाया जाए।
तो ये मुद्दा तत्काल भुनाने का होता है। जी, एक बहुत छोटा से प्रश्न और इसी संदर्भ में हम करना चाहेंगे। अभी बिहार से प्रधानमंत्री जी को मास से संबंधित अभद्र भाषा बोली गई, एक राष्ट्रीय मंच से, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के साझा मंच से की गई, और प्रधानमंत्री उस चीज को 4 दिन बाद आके बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ या गलत हो रहा है, जबकि देश का प्रधानमंत्री चाहे तो एक पल में चीजें कंफर्म हो सकती हैं किसने गाली दिया और गाली दोबारा न हो मंच से, वह कर सकते हैं, पर भावनात्मक भाषण और ये सब करते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? व्यक्तिगत प्रधानमंत्री के लिए मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसी चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए, रोकना चाहिए, गालियां न हो, तो उसको न करके, FIR न करके सिर्फ जो है कि भावनात्मक भाषण देना, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस पर FIR क्यों नहीं की गई, बल्कि उसके प्रतिकार स्वरूप क्यों किया, मैं मूल में बता दिया कि मूल में हमारी भारतीय राजनीति इतना पददलित हो गई है कि वह केवल तात्कालिक लाभ और किस प्रकार मतदाता स्वयं उसके पक्ष में हो, यह सत्ता पक्ष भी करता है और विपक्ष भी करता है। मूलतः संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर चाहे तो तत्काल उसका लाभ या उस कानून के दायरे में किसी को ले सकता है, लेकिन राजनीति एक ऐसा है कि वो चाहता है कि पूरा समाज जाने, पूरा देश जाने कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी का परिणाम आप कह सकते हैं कि बिहार में हुआ है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उखाड़े जाते हैं? यह कहावत आपको क्या चर्चार्थ होती लगती है भारतीय राजनीति में? बिल्कुल, मुद्दे नित्य नए उखाड़े जाते हैं, और मुद्दे के, बिना ठोस के, बिना वास्तविक राजनीति के, वास्तव में जो सही मुद्दे हैं देश के सामने, अशिक्षा, बेरोजगारी और तमाम प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, उन मुद्दों को जमीन में गाड़ देने के लिए नए मुद्दे उखाड़ दिए जाते हैं। जी, तो अब हमारा अगला प्रश्न यह था कि जो युवा नेता आजकल देखिए 18 साल का लड़का, 12 साल का लड़का जो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना चाहिए, पगड़ी बांध के और सदरी पहन के बाइक लेके घूमते हुए नजर आते हैं और अपने आप को युवा नेता लिखते हैं। यह लोग जब ऐसी गाली वगैरह जो चीजें हैं यह सुनेंगे मंचों से, तो इनके ऊपर उन मंचों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिन नेताओं द्वारा जिनके मंचों से ऐसी चीजें आ रही हैं उनके लिए क्या मानसिक स्थिति बनेगी, क्या मनोदशा बनेगी, क्या छवि बनेगी, यह आप बताने का कष्ट करिए। देखिए, दुर्भाग्य से हमारा एक ऐसा देश है जहां बहुदलीय राजनीति का माहौल है। दुनिया में जितने विकसित देश हैं, सारे विकसित देशों में 2 दल है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां कोई भी व्यक्ति मिलकर के एक दल बना सकता है। दल के विभिन्न विचार होते हैं, और नई पीढ़ी क्या है, उसे राजनीतिक सत्ता की एक बहुत बड़ी भूख लगी हुई है। वो चाहता है कि कितने कम समय में हम समाज के सामने आ जाएं, कितने कम समय में हम मीडिया के सामने आ जाएं, कितने कम समय में हम प्रतिनिधि बन करके चुन करके चले आएं और अच्छी खासी कमाई करके अपना व्यक्तित्व और अपनी धाक जमा लें। उसकी जो ये चाहत है, उसको आजकल के वो नेता पूरा कर रहे हैं जिनके पास शब्द संयम नहीं है, जो जातिगत आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जो मुद्दों को उड़ेल देते हैं, जो वास्तविक मुद्दे से भटका करके तात्कालिक मुद्दों को, जैसे गाली के जैसे मुद्दों पर, तो ये नेता उन बच्चों का, उन नए युवाओं का दोहन करते हैं। धीरे धीरे उनकी भी प्रकृति हो जाती है। अगर आप अब इस पर प्रश्न करें कि आखिर रुकेगा कैसा, जी, तो देखिए, ये एक संस्कृत विकसित करनी होगी। हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे देश की संसद को अधिकार है। हमारे देश में संविधान सभा ने जब व्यवस्था की थी तो संसद के लिए पूरी एक ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है। इसलिए आप देखते होंगे कि संसद वगैरह में जब कोई ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो वहां काट दिए जाते हैं। क्यों नहीं संसद के भीतर उन शब्दों को जब छुपा दिया जाता है तो पब्लिक मंचों पर वही नेता जो संसद के भीतर बोले गए शब्दों को काट देते हैं, पब्लिक मंचों पर ला करके उसको जागृत करते हैं। ये दोनों में जो नेताओं का अंतर, इसने अंतर को भी कम करना होगा। दूसरी चीज है कि जब बाहर जाएंगे तो उनका सामान्य व्यवहार एक दूसरे पार्टी से हो जाएगा। वही नेता जब मंच पर रहेगा तो विरोध करेगा। भारत की जनता आज भी, आप यह समझिए कि इस मामले में बहुत जागरूक नहीं है। वो भावनाओं से उसके बहुत सारे नेता खेलते हैं, तात्कालिक लाभ देते हैं, छूट देते हैं, लंबी लंबी योजनाओं का स्वप्न दिखाते हैं। जनता उन्हीं स्वप्न में इनके इन कृत्यों को भूल जाती है और पुनः उनको मत दे देती है। फिलहाल भारतीय संसद में और भारत के संविधान में एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को न वैयक्तिक तौर पर, न किसी मंच पर
किसी को भी गाली देना यह मनुष्यता के विपरीत परिभाषा है, ये मानव होने के विपरीत है। ऐसा कदापि आचरण नहीं करना चाहिए। नेता तो हमारे समाज के शीर्ष हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम उनकी परिधि में रहते हैं, उन्हें तो कतई यह शोभा नहीं देती। अब आखिरी प्रश्न हमारा जो है आपसे कि जो बड़े मंच तैयार किए जाते हैं लाखों की तादाद में, 10 लाख 15 लाख की तादाद में वहां लोग जुटते हैं, तो इतने लोग किराए पे नहीं लिए जा सकते, कहीं से किराए पे नहीं आ सकते। वह लोग सुनने के लिए आते हैं और वह सुनने आते हैं अपने जो है कि भाषण, अपने लिए क्या योजनाएं हैं और हमें क्या लाभ जो है कि पार्टियों द्वारा, सरकार द्वारा मिलेगा। पर वो मंच पर से वह गाली सुनते हैं, अपशब्द सुनते हैं, गलत आचरण देखते हैं, तो उनके दिल पे क्या, उनके हृदय में क्या पीड़ा होती होगी, वह क्या महसूस करते होंगे, इस संदर्भ में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, एक नागरिक होने के नाते और भारत का एक मतदाता होने के नाते अगर आप यह प्रश्न स्वयं हमसे अगर आप करें तो बहुत बड़ी पीड़ा यह होती है कि कोई, हम गए थे उनके विचारों को सुनने के लिए, देश की भविष्य की योजनाओं को जानने के लिए, और वहां डांस हो रहा है, वहां गाना हो रहा है, वहां आपस में ऐसी बातें हो रही हैं, वहां अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह जनता जो भोली भाली और भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ित हो जाती है। उसे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे मुद्दे, हमारी समस्याओं का समाधान के लिए कुछ एक आशा की किरण इस मंच से या इस पार्टी द्वारा कुछ दिखाया जाएगा। और उसे क्या दिखाया जाता है कि उसे मनोरंजन के तत्काल साधन दिखाए जाते हैं और उसको भावनात्मक रूप से उद्वेलित करने का प्रयास किया जाता है। तो आम जनता इससे पीड़ित है। हमको, आपको, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को, आप जैसे पत्रकारों को, सभी का दायित्व बनता है वो ऐसी सभाओं में अगर जाएं, ऐसे कार्यक्रमों में जाएं, तो एक नैतिक रूप से इस बल का विकसित करें, एक उनके अंदर आत्मसंयम विकसित करें कि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण न करे जिससे देश की मर्यादा और व्यक्ति की जो मर्यादा है वो दोनों दूषित हो। तो जैसा अभी आप लोगों ने सुना, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, एक प्रोफेसर द्वारा आप लोगों को बताया गया कि राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, वह किस तरह के आचरण कर रहे हैं और क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं। उन चक्कर में न पड़ के हम लोगों को सिर्फ अच्छे नेता, अच्छी पार्टियां, अच्छे लोग जो हैं उनके चुनाव में रहना चाहिए और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हम व्यक्तिगत तौर पे अपने स्तर से जो कर सकते हैं वह हम लोगों को करना चाहिए। खास करके युवाओं के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहूंगा, युवा नेता बनने से अच्छा है कि आप लोग पढ़ के देश को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।